हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज इस क्लास में तुर्कों का आगमन पढ़ेंगे जो कि दृष्टि पब्लिकेशन का है। तो शुरू करते हैं। भूमि का 712 ईस्वी में भूमि का 712 में अरबों के आक्रमण और उसकी प्रतिक्रिया स्वरूप भारत में कई प्रभावशाली साम्राज्यों का उदय हुआ। हालांकि 300 सालों तक भारत सहित सिंहल द्वीप, जावा, सुमात्रा में शासन करने वाला सम्राट अपने आपसी संघर्ष, देशों को केंद्रीकृत शक्ति का अभाव और सत्तालोभ के लिए तुर्क की सहायता आदि के कारण तुर्क मुसलमानों के आक्रमण को विफल करने में असफल रहे। अर्थात कहा जा सकता है कि अरबों का प्रारंभ किया हुआ तुर्कों ने पूरा किया। भारत में मुस्लिम शासन की स्थापना श्रेय तुर्कों को जाता है। इस अध्याय के अंतर्गत हम भारत के तुर्क आक्रमण के बाद भारत के राजनीतिक स्थिति में बदलाव, तुर्कों की विजय का प्रभाव आदि संदर्भों का विस्तार से अध्ययन करेंगे। तुर्क मुसलमान चीनी के उत्तरी पश्चिम सीमाओं पर निवास करने वाला एक लड़ाकू और बर्बर जाति की थे। तुर्क उमायवंशी शासकों के संपर्क में आने के बाद इस्लाम धर्म के संपर्क में आ गए। कालांतर में उन्होंने इस्लाम धर्म को स्वीकार कर लिया। उनका उद्देश्य एक विशाल मुस्लिम साम्राज्य को स्थापित करना था। अल्पतगीन बुखारा के सामानी वंश के शासक अब्दुल मलिक 954 से 961 तक शासन किया। वह तुर्क का दास था। बाद में उनकी योग्यता और दूरदर्शिता के कारण 1956 में उसे खुरासान का राज्यपाल नियुक्त किया गया। 1961 में अब्दुल मलिक के देहांत के बाद उत्तराधिकार के संघर्ष अब्दुल मलिक के भाई और चाचा में चला। अल्पतगीन ने उसके चाचा की सहायता की, परंतु अब्दुल मलिक के भाई मंसूर सिंहासन पाने में सफल रहा। अल्पतगीन इन परिस्थितियों में अपने लगभग 800 वफादार सैनिक के साथ अफगान प्रदेश के गजनवी नगर में बस गया और वहां स्वतंत्र गजनवी वंश की स्थापना की। अल्पतगीन की मृत्यु के बाद उसका पुत्र इसहाक और उसके बाद बलगतगीन गद्दी पर बैठा। बलगतगीन की मृत्यु के बाद पराई ने गजनी पर अधिकार कर लिया, पर वहां एक अयोग्य शासक था जिसे हटाकर सुबुतगीन गद्दी पर बैठा। सुबुतगीन परम में अल्पतगीन का गुलाम था। गुलाम की प्रतिभा से प्रभावित होकर उसे अपना दामाद बना लिया और अमीर उल उमारा की उपाधि से सम्मानित किया। सुबुतगीन एक योग्य और महत्वाकांक्षी शासक सिद्ध हुआ। उसने अपनी शक्ति को बढ़ाया और साथ ही राज विस्तार भी शुरू कर दिया। सुबुतगीन की प्रथम तुर्क था जिसने हिंदू शाही शासक जयपाल को पराजित किया था। सुबुतगीन ने देहांत के बाद उसका पुत्र एक उत्तराधिकारी महमूद गजनबी 998 से 1030 गजनी के गद्दी पर बैठा। पिता की मृत्यु के बाद मोहम्मद गजनी के पास एक विशाल और सुगठित साम्राज्य था। इसमें कोई संदेह नहीं है कि सुबुतगीन एक वीर और गुणवान शासक था। उसने अपने राज्य का शासन 20 वर्षों तक विवेक और सुनीति और उदारता के साथ किया। भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम तुर्क मुसलमान शासक सुबुतगीन ही था। महमूद गजनबी 998 से 1030 तक शासन किया। सुबुतगीन की मृत्यु के बाद उसका श्रेष्ठ पुत्र महमूद गजनबी 998 में शासक बना। राजरोहण के समय उनकी आयु मात्र 27 वर्ष की थी। महमूद गजनबी 1000 ईस्वी से 1027 तक भारत में कुल 17 बार आक्रमण किया। उसके आक्रमण का मुख्य उद्देश्य भारत की संपत्ति को लूटना था। महमूद ने 1000 ईस्वी में भारत पर आक्रमण शुरू किए तथा सीमावर्ती क्षेत्रों में दुर्ग और किले जीत तत्पश्चात 1001 ईस्वी में हिंदू शाही शासक जयपाल को पेशावर के निकट पराजित किया। मोहम्मद ने धन लेकर जयपाल को छोड़ दिया, परंतु अपमानित महसूस करते हुए जयपाल ने अपने पुत्र आनंदपाल को राज सौंपकर आत्महत्या कर लिया। महमूद का महत्वपूर्ण आक्रमण मुल्तान पर हुआ तथा रास्ते में भेरा के निकट जयपाल के पुत्र आनंदपाल को पराजित किया और 1006 ईस्वी में मुल्तान पर भी विजय प्राप्त की। 1008 ईस्वी में महमूद ने पुनः मुल्तान पर आक्रमण किया और उसे अपना राज में मिला लिया।
1009 ईस्वी में हिंदू शाही राजा आनंदपाल के सैदह के निकट महमूद का युद्ध, परंतु आनंदपाल पराजित हुआ और सिंध के नगरकोट तक महमूद का आधिपत्य स्थापित हो गया। 1014 ईस्वी में महमूद ने थानेश्वर पर आक्रमण किया और दिल्ली के राजा ने पड़ोसी राजाओं के साथ मिलकर महमूद को रोकने का प्रयत्न किया, परंतु विफल रहे। 1018 ईस्वी में मोहम्मद ने कन्नौज के क्षेत्र पर आक्रमण किया और वहां के गुर्जर प्रतिहार शासकों को प्रतिनिधि राजपाल का शासन था। मार्ग में बरन एनन बुंदेल शहर के राजा हरदत्त ने आत्मसमर्पण किया तथा मथुरा का शासक कुलचंद युद्ध भूमि में मारा गया। महमूद ने मथुरा तथा निकटवर्ती क्षेत्रों में लगभग 1000 मंदिरों को लूटपाट करके नष्ट कर दिया। 1019 ईस्वी में महमूद ने हिंदू शाही राजा त्रिलोचन पाल को परास्त किया और 20 से 21 ईस्वी में महमूद ने बुंदेलखंड की सीमा पर विद्याधर की सेना के एक भाग को पराजित किया। विद्याधर साहस छोड़कर भाग गया। 1021 से 22 ईस्वी में महमूद ने ग्वालियर के राजा कीर्तिराज को संधि के लिए विवश कर दिया और कलिंजर के किले पर घेरा डाल दिया, लेकिन जीत नहीं पाया। भारत में महमूद गजनवी का सर्वाधिक महत्वपूर्ण अभियान 1025 से 26 तक था। सोमनाथ का मंदिर गुजरात में था। उस समय वहां का शासक भीम प्रथम था। इस युद्ध में 50,000 से अधिक लोग मारे गए। महमूद इस मंदिर को पूर्णतः नष्ट करके इसकी अकुल संपत्ति को लेकर सिंध के रेगिस्तान से वापस लौट गया। महमूद ने अंतिम आक्रमण 1027 में जाटों पर किया और उन्हें पराजित किया, क्योंकि सोमनाथ को लूट कर वापस जाते समय महमूद को पश्चिमोत्तर सिंध के जाटों ने क्षति पहुंचाई थी। 1030 ईस्वी में मोहम्मद गजनवी की मृत्यु हो गई। महमूद गजनवी का मूल्यांकन। नेलपुन के अनुसार महमूद एक महान सेनानी और प्रशंसनीय, साहसी और अविजयी शासक था। मानसिक और शारीरिक शक्ति रखने वाला व्यक्ति था। यह भी सत्य है कि महमूद नए शासन अथवा सिद्धांतों का निर्माण करने वाला दूरदर्शी राजनीतिक नहीं था। हिंदू धर्म की मूर्तियां को तोड़ने के कारण उसे बुत सिकन या मूर्ति भंजक कहा गया। महमूद विद्वानों और कलाकारों का संरक्षक था। महान भवन निर्माताओं और कवियों का, कलिकारों का उसका दरबार में भरा रहता था। महमूद गजनवी द्वारा चांदी के सिक्के में दोनों तरफ से अलग अलग भाषाओं में मुद्रा लेख अंकित थे। यह मुद्रा लेख एक तरफ अरबी तथा दूसरी तरफ संस्कृत भाषा में था। महमूद के दरबार में अल-बरूनी, फिरदौसी, उतबी और फर्रुखी आदि विद्वान रहते थे। इसी के दरबार में फिरदौसी ने शाहनामा की रचना की। अल-बरूनी महमूद के आक्रमण के समय भारत आया था। इसकी प्रसिद्ध पुस्तक किताब उल हिंद तत्कालीन इतिहास जानने का अच्छा स्रोत है। महमूद गजनवी के आक्रमण का भारत पर प्रभाव क्या पड़ा? तो मोहम्मद गजनवी के आक्रमण के परिणाम स्वरूप उत्तर भारत राजनीतिक दृष्टि से असुरक्षित हो गया। महमूद के आक्रमण का राजनैतिक प्रभाव यह रहा कि उसने उत्तर पश्चिम के रक्षक हिंदू शाही वंश को समाप्त कर अन्य आक्रमणकारियों के लिए भारत का मार्ग प्रशस्त किया और केवल पंजाब पर प्रत्यक्ष शासन स्थापित किया। महमूद के आक्रमणों का सीधा प्रभाव तो भारत के अर्थव्यवस्था पर पड़ा, जो पूरी तरह से जर्जर हो चुकी थी। महमूद अधिकांश संपत्ति लूटकर ले गया था। महमूद के आक्रमणों का अंतिम महत्वपूर्ण प्रभाव यह हुआ कि भारत के अनेक हिंदू मुसलमान बन गए और यहाँ इस्लाम धर्म का विस्तार हुआ तथा भारत में मुसलमानों को जड़ें मजबूत हो गई। शिहाबुद्दीन उर्फ मुइजुद्दीन यानी मोहम्मद गौरी भारत में मुसलमानों के साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक मुइजुद्दीन मोहम्मद बिन शम, जिसे शिहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी अथवा गौरवंश मोहम्मद भी कहा जाता है। स्मरणीय है कि भारत पर आक्रमण करने वाला पहला मुसलमान मोहम्मद बिन कासिम था, परंतु शीघ्र मृत्यु हो जाने के कारण यह भारत में मुस्लिम साम्राज्य को स्थापित करने में असफल रहा। उसके आक्रमण का एकमात्र स्थायी प्रभाव सिंध की विजय थी। मोहम्मद
बिन कासिम के बाद महमूद गजनवी ने भारत पर कई आक्रमण किए, लेकिन उसने अपने आप को मात्र लूटपाट तक ही सीमित रखा। वस्तुतः भारत में मुसलमानों के साम्राज्य की दृढ़ नींव रखने का श्रेय मुहम्मद गौरी को जाता है। सर्वप्रथम 12वीं शताब्दी के मध्य गौरी वंश यानी गौर वंश का उदय हुआ। गौर मोहम्मद गजनवी के अधीन एक छोटा सा पहाड़ी राज था, जो कि 1173 में गौरी वहाँ का शासक बना। मोहम्मद गौरी गजनी का शासक होने के नाते पंजाब को अपने राज का हिस्सा मानता था। इस समय पंजाब का शासन गजनवी वंश के शासक खुरसौर मलिक के अधीन में था। पंजाब भारत का सिंह द्वार कहा जाता था, अतः इस पर आक्रमण करना इसके लिए आवश्यक हो गया था। साम्राज्य स्थापना का उद्देश्य 1175 से 1205 में मध्य गौरी ने कई बार भारत पर आक्रमण किया। मुहम्मद गौरी के आक्रमण। मुहम्मद गौरी 1175 में भारत पर आक्रमण करने की शुरुआत में मुल्तान पर आक्रमण किया। मुल्तान के मुसलमानों को परास्त कर उसने वहां अधिकार कर लिया। मुसलमान मुल्तान के आगे बढ़ते हुए 1178 ईस्वी में उसने पटन यानी गुजरात पर चढ़ाई की, परंतु गुजरात के शासक भीम द्वितीय द्वारा उसे पराजित होना पड़ा। यह भारत में मुहम्मद गौरी की पहली पराजय थी। 1179 ईस्वी में पेशावर पर अपना नियंत्रण स्थापित किया और 2 वर्ष बाद लाहौर पंजाब पर आक्रमण किया। खुरसावराव मलिक ने बहुमूल्य भेंट देकर अपनी रक्षा की। 1185 में गौरी की सियालकोट को जीत और वापस चला गया। 1186 ईस्वी में पुनः लाहौर को जीतकर वहां के शासक खुरसव को बंदी बना लिया। लाहौर को केंद्र बनाकर 1189 ईस्वी में मोहम्मद गौरी ने भटिंडा के दुर्ग को जीत लिया। उस समय भटिंडा का शासक पृथ्वीराज चौहान के पास था। भटिंडा के दुर्ग पर कब्जा कर लेने से पृथ्वीराज चौहान अत्यंत क्रुद्ध हुआ और यही तराइन का युद्ध तत्कालीन कारण बना। 1191 ईस्वी में तराइन के प्रथम युद्ध में गौरी दिल्ली के शासक पृथ्वीराज चौहान से पराजित हो गया। मुहम्मद गौरी की भारत में यह दूसरी पराजय थी। 1192 ईस्वी में मुहम्मद गौरी पुनः पूरी तैयारी के साथ आया और तराइन के द्वितीय युद्ध में पृथ्वीराज चौहान को पराजित किया। इसी विजय के उपरांत में दिल्ली में गौर साम्राज्य की स्थापना हो गई। तराइन के युद्ध में गौरी हंसी और सामना मेरठ अलीगढ़ पर अधिकार कर दिल्ली को अपना राजधानी बनाया। 1194 ईस्वी में गौरी ने चंदावर की युद्ध लड़ाई कन्नौज के शासक जय सिंह को हराया। इस विजय के पश्चात तुर्कों का नियंत्रण पूरी उत्तर प्रदेश बनारस तक स्थापित हो गया। गौर के अंतिम अभियान 1205 में पंजाब के खोखर जातियों के विरुद्ध था। 1206 में मुहम्मद गौरी भारत से वापस जाते हुए सिंध के नदी के पास दैमक नदी नामक स्थान पर कुछ लड़ाकू जातियों के हमले में मारा गया। गौरी के मृत्यु के बाद भारत में तुर्क साम्राज्य का शासन उसके 3 गुलाम, एक एल्दोज, एक कुबाचा और एक कुतुबुद्दीन ऐबक ने संभाला, जिसमें कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली के ममलूक वंश की नींव रखी। मोहम्मद गौरी या मूल्यांकन। मोहम्मद गौरी अपने पूर्ववर्ती गजनवी के भांति एक महान सेनापति नहीं था। ऐसा इसलिए क्योंकि भारतीय राजाओं से उसे कई बार पराजय झेलनी पड़ी। हालांकि मोहम्मद गौरी राजनीतिक सुधारों में मोहम्मद गजनवी से अधिक योग था। मोहम्मद गजनवी विजय और धन संग्रह में लगा रहा, लेकिन मोहम्मद गौरी एक ऐसा साम्राज्य स्थापित करने में सफल हुआ जो शताब्दियों तक अस्थायी रहा। यह राज दूसरे शासक के अधीन संगठित हो गया और मोहम्मद गौरी के समय से लेकर यूरोपियन कंपनियों का आगमन दिल्ली के सिंहासन पर सदैव मुसलमान शासक बैठे। मोहम्मद गौरी के साथ प्रसिद्ध संत शेख मोइनुद्दीन चिश्ती भारत आए। संत मोइनुद्दीन चिश्ती ने भारत में चिश्ती संप्रदाय के स्थापना किया। मोहम्मद गौरी सिक्कों पर एक ओर कलम खुदा रहता था तथा दूसरी ओर देवी लक्ष्मी की आकृति रहती थी।
भारत पर तुर्कों की विजय का प्रभाव। तुर्क आक्रमण के पश्चात भारत में बहुराजतंत्र की समाप्ति हो गई तथा तुर्कों के आगमन से भारत में पुरानी प्रथाएं कमजोर हुई और नए संपर्कों और संबंधों का उदय हुआ। राजनैतिक दृष्टि से अब सामंतवाद का जगह केंद्रीकृत निरंकुश प्रणाली का उदय हुआ। आर्थिक दृष्टि से शहरी अर्थव्यवस्था का उदय हुआ। व्यापार में एक नई नीति आई। कानून प्रणाली, सीमा शुल्क और विनियमों और मुद्रा के एक समान होने के सौदागरों की गतिविधियां विस्तार हुआ और एक स्थान से दूसरे स्थान पर सुविधापूर्वक आने जाने लगे। तुर्कों की विजय का प्रभाव सैनिक क्षेत्र में पड़ा। भारतीय सेनाओं का स्वरूप और गठन तथा उनकी भर्ती रख रखाव की पद्धतियां परिवर्तन आया। अब युद्ध का कारण किसी जाति या वर्ग का विशेषाधिकार नहीं रह गया था। सामंती सेनाओं के स्थान पर दीर्घस्थायी सेनाओं की व्यवस्था की गई, जिनमें केंद्र और सैनिकों की भांति किए जाते थे। तुर्क के विजय पर अब प्रशासन भाषा फारसी हो गई थी। इसमें प्रशासन की भाषा एक रूपता आई। तुर्कों की विजय से भारत में लोगों को प्रचलित जाति व्यवस्था को जबरदस्त धक्का लगा। इसका परिणाम यह हुआ कि वे लोग जो जाति व्यवस्था के अंतर्गत पीड़ित थे, नए सुल्तानों के समर्थक हो गए। तुर्क अपने साथ भारत में नई प्रौद्योगिकी लेकर आए, जिससे अर्थव्यवस्था में संरचनात्मक परिवर्तन आया। नगरों में पुनः उद्धार के कारण ही मोहम्मद हबीब ने तुर्कों के आगमन को शहरी या नागरीय क्रांति की संज्ञा दी है। मोहम्मद बिन कासिम अरब आक्रमणकारी के बाद भारत पर प्रथम तुर्क आक्रमणकारी कौन था? तो यह था सुबुतगीन। तुर्कों ने सर्वप्रथम किस भारतीय शासक को पराजित किया था? जयपाल को। मोहम्मद गजनबी ने भारत में 1000 ईस्वी से लेकर 1027 ईस्वी तक कुल 17 बार आक्रमण किए। इसके इतने अधिक आक्रमणों का उद्देश्य क्या था? धन लूटना। 1025 से 26 के बीच गुजरात के सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण के समय वहां का शासक भीम प्रथम था। 1027 में मोहम्मद गजनबी का अंतिम अभियान जाटों के साथ हुआ था। मोहम्मद गजनबी के आक्रमण के समय कौन प्रसिद्ध लेखक साथ भारत आया था? यह आया था अल बरूनी। फिरदौसी की रचना का नाम क्या है? तो यह है शाहनामा।